डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जयंती है और इस पावन अवसर पर मैं आप लोगों को उनके जीवन की कुछ बातें बताऊंगा जो आपके लिए जीवन में प्रेरणा स्रोत हो। आप लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ें। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। पहले भी प्रतिवर्ष हम लोग इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष हम सब ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ करके डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। और ऐसे अवसर पर जैसा कि आप लोगों को निर्देश है कि कुछ निबंध, वक्तृत्व स्पर्धा और उसी के साथ साथ बाबा जी का कुछ स्केच वगैरह आप लोगों को ड्रा करना है, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण के लिए दिए गए हैं। इसमें से भी आप लोग ले सकते हैं, स्केच या चित्र अच्छा सा बना सकते हैं। अब उनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा। डॉक्टर भीमराव जी आम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से लोकप्रिय हुए। भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। आम्बेडकर जी विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए। तो इस तरह से बहुत ही पढ़े लिखे और ऐसे समय में जब दलितों को पढ़ने के लिए समानता का स्तर नहीं मिलता था, उस तरह के मौके नहीं मिलते थे और इतने विकट परिस्थिति में भी वे इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे हमारे देश के। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में वे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद आम्बेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध पंथ अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस हम सब आम्बेडकर जयंती के तौर पे पूरे भारत ही नहीं बल्कि समस्त दुनिया भर में मनाया जाता है, मनाते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृत में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं। उनका प्रारंभिक जीवन कैसे रहा, तो उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं। जैसा हम लोगों ने देखा कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, अब मध्य प्रदेश में स्थित है, महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी, मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आम्बडवे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, तो वह उस समय की अछूत जाति मानी जाती थी। इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से
बहुत ही गहरा भेदभाव सहन करना पड़ा। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे। उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 रामजी सकपाल ने सातारा की गवर्नमेंट स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम युवा रामजी आम्बेडकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भिवा था। आम्बेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आम्बेडकर लिखवाया था, जो कि उनके आमडवे गांव से संबंधित था, क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से ही रखते थे। अतः आम्बेडकर के आमडवे गांव से आमडवेकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवरुख ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव आम्बेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, ने उनके नाम से आम्बेडकर हटाकर अपना सरल आम्बेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे आम्बेडकर के नाम से जाने जाते हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा सातारा शहर में रजवाड़ा चौक पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल, अब प्रताप सिंह हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश किया था उन्होंने। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था। इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है यह दिन। उस समय उन्हें युवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय भीवा रामजी आम्बेडकर, यह उनका नाम उपस्थिति पंजिका में क्रमांक दिया है 1914 पर अंकित था। जब वे अंग्रेजी चौथी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुए, तब क्योंकि वह अछूतों में असामान्य बात थी, इसलिए भीमराव की सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुस्कर द्वारा खुद की लिखी बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई। इसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म को जाना एवं उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। उनकी माध्यमिक शिक्षा 1897 में आम्बेडकर जी का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एल्फिंस्टन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। बॉम्बे विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक का अध्ययन किया। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक बीए प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने भी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया, जब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर अध्ययन अक्टूबर 1916 में वे लंदन चले गए और वहां उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स विधि अध्ययन के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश किया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में विवश होकर उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए, क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई। लौटते समय उनके पुस्तक संग्रह को उस जहाज से अलग जहाज पर भेजा गया था, जिसे जर्मन पनडुब्बी के टारपीडो द्वारा डुबो दिया गया। ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्हें 4 साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव से डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़कर डीसी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया, जो उनकी सामाजिक स्थिति के कारण विफल रहा। अपने एक अंग्रेज जानकार मुंबई के पूर्व राज्यपाल
लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई के सिडनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। 1920 में कोल्हापुर के साहू महाराज अपने पारसी मित्र के सहयोग और कुछ निजी बचत के सहयोग से वो एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो पाए तथा 1921 में विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में शाही अर्थव्यवस्था का प्रांतीय विकेंद्रीकरण, इस खोज ग्रंथ प्रस्तुत किया था। 1922 में इन्हें ग्रेज इन ने बैरिस्टर एट लॉज डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में बीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान पर थी। लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुए भीमराव अंबेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके, जहां उन्होंने अपने अर्थशास्त्र का अध्ययन बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा, किंतु समय की कमी से वे विश्वविद्यालय में अधिक नहीं ठहर सके। उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट एलएलडी कोलंबिया विश्वविद्यालय 1952 और डिलीट उस्मानिया विश्वविद्यालय सम्मानित उपाधियां थी। छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष, महाड़ सत्याग्रह एवं कालाराम मंदिर सत्याग्रह। महाड़ का सत्याग्रह, चौदार तालाब सत्याग्रह व महाड़ का मुक्ति संग्राम भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था। इस दिन को भारत में सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सत्याग्रह में हजारों की संख्या में दलित लोग एवं सवर्ण लोग भी सम्मिलित हुए थे। सभी लोग महाड़ के चौदार तालाब पहुंचे और अंबेडकर ने प्रथम अपने दोनों हाथों से उस तालाब में पानी पिया। फिर हजारों सत्याग्रहियों ने उनका अनुकरण किया। यह अंबेडकर जी का पहला सत्याग्रह था। कालाराम मंदिर सत्याग्रह 2 मार्च 1930 को भीमराव अंबेडकर द्वारा अछूतों के मंदिर प्रवेश के लिए चलाया गया आंदोलन था। नासिक के कालाराम मंदिर में यह सत्याग्रह हुआ था, क्योंकि भारत देश में हिंदुओं में ऊंची जातियों को जहां जन्म से ही मंदिर में प्रवेश का अधिकार था, लेकिन हिंदू दलितों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। इस सत्याग्रह में करीब 15,000 दलित लोग शामिल हुए थे। उनमें ज्यादातर महार समुदाय के थे और अन्य मांग व चमार थे तथा महिलाओं की इसमें भारी संख्या थी। 5 वर्ष 11 महीने एवं 7 दिन तक यह सत्याग्रह शुरू था। नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश को लेकर उनके सत्याग्रह और संघर्ष में उन्होंने पूछा कि यदि ईश्वर सबके हैं तो उनके मंदिर में कुछ ही लोगों को प्रवेश क्यों दिया जाता है। इस आंदोलन में अंबेडकर के साथ दादा साहब गायकवाड़, सहस्त्रबुद्धे देवराव नाईक, डीबी प्रधान, बाला साहब खरे, स्वामी आनंद थे। इस तरह से बाबा साहेब जी ने सामाजिक उत्थान के लिए, दलितों को उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। वे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। संविधान बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के अंतिम मसौदे को 25 नवंबर 1949 को राजेंद्र प्रसाद जी को पेश करते हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत देश के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। तो इस तरह से ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष उस समय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी थे। आम्बेडकर जी एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। आम्बेडकर को भारत के संविधान का जनक के रूप में मान्यता प्राप्त है। संविधान सभा में मसौदा समिति के सदस्य टी कृष्णाचारी जी ने उनके बारे में कहा है, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में उन लोगों में से एक हूँ जिन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर की बात को बहुत ध्यान से सुना है। मैं इस संविधान के ड्राफ्टिंग के काम में जुटे काम और उत्साह के बारे में जानता हूँ।
उसी समय मुझे यह महसूस होता है कि इस समय हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण संविधान तैयार करने के उद्देश्य से ध्यान देना आवश्यक था, वह ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा नहीं दिया गया था। सदन को शायद 7 सदस्यों की जानकारी है। आपके द्वारा नामित एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया था और उसे बदल दिया गया था। एक की मृत्यु हो गई और उसकी जगह कोई नहीं लिया गया था। एक अमेरिका में था और उसका स्थान नहीं भरा गया और एक अन्य व्यक्ति राज्य के मामलों में व्यस्त था और उस सीमा तक एक शून्य था। एक या 2 लोग दिल्ली से बहुत दूर थे और शायद स्वास्थ्य के कारणों ने उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी। इसलिए अंततः यह हुआ कि संविधान का मसौदा तैयार करने का सारा भार डॉक्टर आम्बेडकर पर पड़ा और मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम उनके लिए आभारी हैं। इस कार्य को प्राप्त करने के बाद मैं ऐसा मानता हूँ कि यह निसंदेह सराहनीय है। ऐसा टीटी कृष्णाचार्य जी ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रोत्साहन के तौर पर कहा है। उनका निधन 1948 से डॉक्टर आम्बेडकर जी मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान कमजोर होती दृष्टि से भी ग्रस्त थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अम्बेडकर जी का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने की 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिल्ली में उनके घर में ही हो गया। तब उनकी आयु 64 वर्ष एवं 7 महीने की थी। दिल्ली में विशेष विमान द्वारा उनका पार्थिव शरीर मुंबई में उनके घर राजगृह में लाया गया। 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके लाखों समर्थक कार्यकर्ता उनके प्रशंसकों ने भाग लिया। उनके संस्कार के समय पार्थिव को साक्षी रखकर के लगभग लाखों अनुयायियों ने आनंद कौशल्यायन द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, क्योंकि अम्बेडकर जी 16 दिसंबर 1956 को मुंबई के एक बौद्ध धर्मांतरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस तरह से उनका देहांत बड़ा ही दुखद अंत हुआ और उनके लाखों करोड़ों जो भाविक हैं, अनुयायी हैं, वे आज भी महापरिनिर्वाण के दिवस में 6 दिसंबर को मनाते हैं। अब अम्बेडकर जी के बारे में गुरु और उपास्य देवता। अम्बेडकर जी ने कहा था कि उनका जीवन 3 गुरुओं और 3 उपास्यों से सफल बना है। उन्होंने जिन 3 महान व्यक्तियों को अपना गुरु माना, उसमें उनके पहले गुरु थे तथागत गौतम बुद्ध, दूसरे थे संत कबीर और तीसरे गुरु थे महात्मा ज्योतिराव फूले। उनके उपास्य देवता थे ज्ञान, स्वाभिमान और सील। उनके द्वारा अम्बेडकर जी द्वारा संपादित कुछ पत्र पत्रिकाओं का फोटो यहाँ पर दिया है, जैसे प्रबुद्ध भारत, मूक नायक, बहिष्कृत भारत। इस तरह से अपने पत्रों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही जन जागरण का कार्य भी अम्बेडकर जी ने किया था। उनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक माध्यम है। देश के बारे में उन्होंने कहा था, हम सब पहले और अंत में भारतीय, अर्थात देश सर्वोपरि है हमारे लिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जीवन के बारे में उनके विचार थे, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। उन्होंने धर्म के बारे में कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। धन्यवाद। आप लोगों को बताने का उद्देश्य यही है कि आप लोग भी जीवन में कितना भी संघर्ष आए, कितनी भी कठिनाई आए, बाबा साहेब से प्रेरणा लेकर के हमेशा शिक्षा से जुड़े रहे, क्योंकि शिक्षा ही जीवन का आप लोगों के मूल आधार और उद्देश्य होना चाहिए। और शिक्षित होंगे तभी समाज सुदृढ़ बनेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। हम लोगों ने देखा कि उनके जीवन में अनेक संघर्ष आए, अनेक कठिनाई आई और ऐसे विकट परिस्थितियां आई, कितना भेदभाव, छुआछूत के भेदभाव होते हुए भी उन्होंने अपनी शिक्षा कभी नहीं छोड़ी और उस समय सबसे विद्वानों में वे गिने जाते थे। अनेक उपाधियां, कई डॉक्टरेट की उपाधियां उनके पास थी। वकील थे, अच्छे बैरिस्टर थे, फिर भी समाज हित के लिए लगातार वे कार्य करते रहे। तो ऐसे महामानव को फिर से एक बार सत सत प्रणाम।
कोटि-कोटि प्रणाम और फिर से एक बार सभी को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ, उनके जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ। उम्मीद है आप लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे, प्रेरणा लेंगे और जीवन में आगे बढ़ने का सतत प्रयास करते रहें। धन्यवाद सभी को।